तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो भी व्यक्ति कोई बिजनेस रन करता है या फिर कोई प्रोफेशन रन करता है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी इनकम टैक्सेबल होगी वो टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 DB तक जो है वो आपके इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन से डील करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सेक्शन 28 जो कि क्या है, एक चार्जिंग सेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी हेड में एक चार्जिंग सेक्शन दिया गया है जो यह बताता है कि उस हेड के तहत कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहां पर सेक्शन 28 हमें बताता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मैं बात करूं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन की, तो सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत कहा गया है कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो उसके तहत जो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है या फिर अगर आपने लॉस इनकर किया है तो वो लॉस जो है आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल कर आता है, जो लॉस निकल कर आता है, वो आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होता है। तो दैट मीन्स आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी इनकम जो है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होती है। तो सर इसमें स्टडी करने वाली क्या बात है, फिर इसमें समझने वाली क्या बात है? तो बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर क्या बताया गया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, उसके अंदर बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातें आपको चेक करनी है। अगर वो बातें आप फुलफिल कर लेते हैं, अगर वो कंडीशन आप पूरी कर देते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस है, हम उसी को जो है आपकी इनकम मान लेंगे, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर मान लीजिए हम वो कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं, हम जो है उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स कहता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। आपका जो प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, और उन एडजस्टमेंट्स के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा, जो इनकम आएगी, वो इनकम हम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन मानेंगे। तो यहां पर अगर मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देखेंगे, आप अपनी बुक्स के अंदर एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर आप जो है अपनी सेल्स को बुक करते हैं बाय सेल्स। लेट्स से मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने 70 लाख रुपीस की सेल की, और यहां पर आप जो है परचेज मेंशन करते हैं। तो परचेज मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 लाख रुपीस की परचेज की, और साल के अंत में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है मान लीजिए लेट्स से 10 लाख रुपीस का, और जो है साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी था मान लीजिए 4 लाख रुपीस का। तो यहां पर आप देखेंगे आपका जो ग्रोस प्रॉफिट आता है, टू ग्रोस प्रॉफिट, वो आ जाता है आपका 16 लाख रुपीस, और आप इस प्रॉफिट को फिर ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस ग्रोस प्रॉफिट में से जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो यहां पर लेस किए जाते हैं। तो यहां पर आप लेस करते हैं, मान लीजिए रेंट है, रेंट ऑन बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग रेंट पर ली है, आप उसका रेंट पे करते हैं, मान लीजिए साल भर में आपने 2 लाख रुपए का रेंट पे किया। टू सैलरी, आप जो है एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, वो आपने यहां पर जो है खर्चा क्लेम किया 4 लाख रुपीज। टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया या फिर प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए 1 लाख रुपीज। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, मान लीजिए ऑफिस का कोई खर्चा आपने किया है 1 लाख रुपीज। और यहां पर आपका आ जाता है टू नेट प्रॉफिट। तो यहां पर 16 लाख रुपीस का आपका ग्रोस प्रॉफिट था,
जिसमें से आपने 8 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस इनकर किए और बैलेंस जो है आपका 8 लाख रुपए जो है नेट प्रॉफिट बच जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो 8 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है, हम इसी को यह मान लेंगे ये आपकी क्या है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर मेंशन करेंगे 8 लाख रुपीस। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके एक्सपेंसेस को चेक करेंगे और अब हम क्या करेंगे, हम आपकी इनकम को चेक करेंगे। एक्सपेंसेस और इनकम को चेक करने के बाद हम देखेंगे कि अगर आपने कोई मैनिपुलेशन की है या फिर हम देखेंगे कि अगर आपने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जो है कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, तो हम आपको जो है वो खर्चे या फिर वो इनकम जो है वो आपको यहां पर इस प्रॉफिट के अंदर नहीं लेने देंगे। मतलब मान लीजिए कि यहां पर यह जो सैलरी है यह 4 लाख रुपीस की पे की गई है, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है यहां पर बताया गया ये सैलरी जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में यह खर्चा आपने जो 4 लाख रुपए का क्लेम कर लिया, इनकम टैक्स कहता है यह 3 लाख रुपए का खर्चा ही हम मानेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपने जो खर्चा 4 लाख रुपए का क्लेम किया वो आपको 3 लाख रुपए का क्लेम करना चाहिए था एज पर इनकम टैक्स। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा क्लेम कर लिया और 1 लाख रुपए का ज्यादा खर्चा क्लेम करने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए से कम हो गया। अगर यहां पर खर्चा 3 लाख रुपए का होता तो आपका प्रॉफिट यहां पर 9 लाख रुपए का होता। लेकिन अब जब आपने यहां पर 4 लाख रुपए का खर्चा बुक किया है तो आपका प्रॉफिट 8 लाख रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो है एक्सपेंसेस डिसअलाउ, हम जो है आपका वो खर्चा डिसअलाउ कर देंगे 1 लाख रुपए से और यहां पर आपका कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 9 लाख रुपीस। आप अपनी बुक्स में भले ही 8 लाख रुपए का खर्चा दिखाते रहो, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हम यहां पर आपका जो है आप भले ही अपनी बुक्स में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाते रहो, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हम आपका प्रॉफिट 9 लाख रुपए मानेंगे और इसी पर आपको जो है टैक्स देना होगा और इसी को हम इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल करेंगे। और उसी तरह मान लीजिए यहां पर आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका दिया गया है, इसमें यहां पर आपको कुछ बाय इंटरेस्ट इनकम, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक इंटरेस्ट इनकम थी 50,000 रुपए की और आपका प्रॉफिट यहां पर था 8.5 लाख। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो 50,000 रुपए का जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है जो कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको बिजनेस प्रोफेशन हेड में जो है 50,000 की इनकम जो है नहीं लेकर जानी है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, लेस इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज 50 लाख। तो यहां पर हम आपका नेट प्रॉफिट मानेंगे 8 लाख रुपीस और यह जो 50,000 की जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होगी कहां पर, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो जब हम कंप्यूटेशन बनाएंगे ये 50,000 रुपए की इनकम हम कहां टैक्सेबल करेंगे, अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और जो नेट प्रॉफिट हमारा 8.5 लाख रुपए था, 8,50,000 रुपए था, वो हम सिर्फ कितना लेके जाएंगे बिजनेस हेड में, 8 लाख रुपए। तो ये बेसिकली वो एडजस्टमेंट्स करनी है आपको। अब खर्चा कितना अलाउ किया जाएगा, कितना डिसअलाउ किया जाएगा, कौन सी इनकम आपको किस हेड में टैक्सेबल करनी है, वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मैं एक बेसिक आपको बताना चाहता हूं कि जो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वही आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होती है। बस ध्यान क्या रखना है, जो आपका प्रॉफिट आया है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है।
अगर वो एडजस्टमेंट्स आपको आ जाती है तो इन दैट सिचुएशन आप बहुत इजीली जो है इनकम चार्जेबल दी अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। सेक्शन 28 में सबसे पहले तो यह बताया गया, एज पर सेक्शन 28 इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन shall be taxable under the head business and profession, and income shall be computed in the similar manner as in the case of general practice of accountancy। तो जनरल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी क्या है? आप क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसके तहत बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो वो जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया, उसमें आपका जो प्रॉफिट निकल कर आता है, आपका जो लॉस निकल कर आता है, वही आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। बट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर शैल बी सच एज आर गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पर जो खर्चे हैं, जो इनकम है, वो क्या है? आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लेने होंगे, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लेने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी। चलिए, उसके बाद द फॉलोइंग इनकम शैल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये तो एक जनरल जो है आपको बताया गया कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आपका क्या है? बिजनेस इनकम। उसके अलावा ये जो इनकम है, ये जो बताई गई, ये भी आपकी जो है बिजनेस इनकम मानी जाएंगी। ये भी आपकी इनकम जो है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगी। अब वो कौन सी इनकम बताई गई? नंबर 1, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। दैट मीन्स जहां पर जो है किसी भी वस्तु का जो रेट है, जो भाव है, उसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए मैंने यह जो पेन है 5 रुपए का खरीदा, और 2 घंटे बाद इस पेन की कीमत हो जाती है 60 रुपए। तो ऐसे में जहां पर किसी भी वस्तु के जो प्राइस को लेकर कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन क्या है? इन दैट सिचुएशन जो बिजनेस है, जो इनकम है, वो स्पेकुलेशन इनकम मानी जाती है। और स्पेकुलेशन इनकम क्या है? आपकी इनकम अंडर द हेड बिजनेस या प्रोफेशन टैक्सेबल होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेयर्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग। सर, इंट्राडे ट्रेडिंग समझ नहीं आया। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जब आप डीमेट अकाउंट के जरिए शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, तो ऐसे में 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती है। एक ट्रांजैक्शन होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन। दैट मींस आप एक शेयर खरीदते हैं, उसकी डिलीवरी आपको दी जाती है, और उसके बाद आप उसको बेचते हैं। तो इन दैट केस वो क्या है? वो जो ट्रांजैक्शन है वो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, और वो जो है इंट्राडे ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती। इंट्राडे ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती है जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं और सेम डे ही उसकी डिलीवरी लिए बिना आप उस शेयर्स को बेच देते हैं। तो सेम डे पर जब आप शेयर्स खरीदते हैं और बेच देते हैं, उनको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, जो डिलीवरी बेस्ड आपने सेल परचेज की, वो आपकी नॉर्मल बिजनेस माना जाता है। और जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको आप जो है स्पेकुलेशन बिजनेस के तहत कवर करते हैं। तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस है, वो भी जो है सेम बिजनेस की तरह ही टैक्सेबल होता है। सेम रेट ऑफ टैक्स उस पर अप्लाई किया जाता है। बस क्या होता है, जो आपका लॉस जो होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के जो है, सेट ऑफ करने के जो है कुछ प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस जो है एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इन दैट सिचुएशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लॉसेस की जो है आपको एडजस्टमेंट नहीं देना चाहता है। तो ऐसे में जो है उसके लिए जो है लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो है अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है और उससे भी आपको कोई इनकम होती है, तो वो भी क्या मानी जाएगी? इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन ही टैक्सेबल होगी। उसके बाद गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैं कोई व्यवसाय करता हूं, मैं कोई प्रोफेशन रन करता हूं, और ऐसे में क्या होता है, मेरे जो सप्लायर है या मेरे जो क्लाइंट्स है, उनसे मुझे अगर कोई गिफ्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो सभी के सभी क्या है? टैक्सेबल है।
मेरे लिए वो क्या मानी जाएंगी, बिजनेस रिसीट्स मानी जाएंगी। तो ध्यान रखें, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के तहत आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर आपको किसी बिजनेस कनेक्शन के अलावा कोई गिफ्ट मिलता है तो वो क्या होगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एनी गिफ्ट और परक्विजिट्स और बेनिफिट received in connection with business or profession, if any gifts has been received from any client, it will be considered to be income under the head business and profession। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को एक क्लाइंट से जो है मान लीजिए 10,000 रुपए का कोई गिफ्ट मिलता है, तो मेरे लिए वो क्या है, बिजनेस रिसीट्स है, और वो जो है फुल्ली टैक्सेबल है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ 30,000 from one of his client, it will be considered to be his income under the head business and profession। Example, ABC Limited has engaged one advocate with regard to legal proceedings। तो ABC Limited ने क्या किया, एक एडवोकेट को हायर किया किसी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। The company has provided him facilities of free traveling, boarding, lodging and has incurred rupees 25,000। तो जो है उसकी फ्री ट्रेवलिंग के लिए, उसकी जो है बोर्डिंग के लिए, लॉजिंग के लिए जो भी है 25,000 रुपए का खर्च किया। तो ऐसे में वो एडवोकेट के लिए क्या मानी जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत इनकम मानी जाएगी। इट विल बी कंसीडर्ड टू बी प्रोफेशनल रिसीट ऑफ द एडवोकेट। तो आपको ध्यान रखना है, इनकम चार्जेबल अंडर द अदर सोर्सेज के अंदर जब हम देखेंगे तो वहां पर आपको कहा जाता है 50,000 रुपए तक के गिफ्ट जो है एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है। ओवर एंड अबव 50,000 रुपीज जो है गिफ्ट है, तो ऐसे में पूरी की पूरी अमाउंट पर टैक्स देना होता है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लेकिन अगर कोई गिफ्ट मिला है आपको अपने क्लाइंट से, अपने सप्लायर से, इन दी कनेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ऐसे में कोई 50,000 रुपए की छूट आपको नहीं मिलती है। जितनी अमाउंट आपको गिफ्ट मिलती है, जितना जो है वैल्यू आपको गिफ्ट का मिलता है, वो सारा का सारा इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होता है। पेमेंट फॉर नॉट परस्यूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल और नॉन कंपीट फीस। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप और मैं एक पार्टनर है, हम दो पार्टनर हैं और हम दोनों जो है एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद मान लीजिए हम दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं और हम दोनों अलग होना चाहते हैं। तो ऐसे में जब एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को यह कहा जाता है कि आज आप मेरे से 1 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन अगले 2 साल तक आप ये जो है सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, आप मेरे कंपटीशन में नहीं आएंगे, 2 साल तक के लिए आपको जो है यह बिजनेस छोड़ना होगा और आप अपना कोई बिजनेस करेंगे तो वो भी सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, और इसके लिए मैं आपको देता हूं 1 लाख रुपए। तो जिस व्यक्ति को ये 1 लाख रुपए मिले उसके लिए वो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन टैक्सेबल होंगे। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी पेमेंट from any other person for not pursuing any business activity or professional activity, that is payment has been received for closing down the business or profession, it will also be considered to be income under the head business or profession। मान लीजिए मैं कोई जो है बिजनेस कर रहा था, मेरी शॉप थी, और वहां पर क्या हुआ, एकदम से अचानक से कोई आदमी आया, कोई व्यक्ति आया और वो मुझे कहता है कि मैं भी ऐसा ही बिजनेस करना चाहता हूं और आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए और 2 साल तक इस बिजनेस को आप नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो 10 लाख रुपए मुझे मिले वो भी क्या है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो कंपटीशन ना करने के लिए भी अगर कोई पैसा आपको मिलता है वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत ही टैक्सेबल होगा। Similarly, if payment has been received for not using any patent rights, technical know-how or other similar right, it will also be considered to be income under the head business or profession. It is also called non-compete fees. The person making payment should deduct TDS at the rate of 10% as per section 194J। ये हम जब TDS का सेशन करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे कि जो व्यक्ति यह पेमेंट करेगा वो TDS डिडक्ट करेगा और जो व्यक्ति यह पेमेंट रिसीव करेगा वो इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड ₹30 लाख, एबीसी लिमिटेड को 30 लाख रुपए रिसीव हुए फॉर नॉट कैरिंग आउट ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, कोई बिजनेस एक्टिविटी ना करने के लिए।
In this case, the amount so received shall be considered to be the income of the SSC. Example, ABC Limited has received rupees 10 lakh for not sharing a particular patent. In this case, it will be considered to be income under the head business and profession. तो कुछ ना करने के लिए भी अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है तो वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्या होता है। जो एक एम्प्लॉयर होता है उसके कुछ खास एम्प्लॉयज होते हैं और ऐसे में एम्प्लॉयर को यह डर सताता रहता है कि अगर इन एम्प्लॉयज को कुछ हो गया तो ऐसे में मेरा जो बिजनेस है वो सफर करेगा, उसमें लॉसेस हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, उन खास एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा देता है, की मैन इंश्योरेंस। और जब उन खास एम्प्लॉयज को कुछ हो जाता है या फिर मैच्योरिटी के समय जो अमाउंट एम्प्लॉयर को मिलती है वो अमाउंट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होती है। और अगर उसमें से कुछ अमाउंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो एम्प्लॉय के लिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होती है। Sometimes employer may take a life policy in the name of any of its employee who are considered to be very important for business or profession, and such policy is called key man insurance policy and premium is paid by the employer. employer जो है वो प्रीमियम पे करता है। तो यह जो प्रीमियम है यह बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। And employer is allowed to debit the profit and loss account and amount received on maturity shall be considered to be income of the employer as per section 28. तो जो वो इंश्योरेंस का खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा और यह जो मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है आपको दिखाई देगी। इफ एनी पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को कोई पेमेंट मिलती है इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, वो जो है आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। सिमिलरली ए पॉलिसी मे बी टेकन इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, जरूरी नहीं है एम्प्लॉय के लिए ही खर्चा किया जाए, एम्प्लॉय के लिए ही जो है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए, किसी और व्यक्ति के लिए भी ली जा सकती है जो एम्प्लॉय नहीं है। फॉर एनी अदर पर्सन हु इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर, लेकिन जो क्या है बिजनेस के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Such policy is also called keyman insurance policy if payment has been received by such other person. तो जिस अदर पर्सन का जो इंश्योरेंस कराया गया अगर उसको कोई अमाउंट मिलती है तो वो आपकी चार्जेबल होती है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जब हमने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को डिस्कस किया था वो बात वहां पर भी डिस्कस की गई थी। इट विल बी कंसीडर्ड टू बी हिज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है एम्प्लॉयज के नाम पे या किसी एनी अदर पर्सन के नाम पर तो एम्प्लॉयर को जो अमाउंट रिसीव होती है वो क्या होती है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होती है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंसेंटिव, देखिए क्या होता है जब कोई व्यक्ति या जब कोई भी पर्सन इंडिया से जो है आउट ऑफ इंडिया कोई सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो इन दैट सिचुएशन जो है गवर्नमेंट जो है उस व्यक्ति को कुछ इंसेंटिव्स देती है। वो इंसेंटिव्स इसलिए देती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया किया जाए। उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया किया जाएगा तो बाहर की जो करेंसी है आउटसाइड इंडिया, जो दूसरे देशों की जो करेंसी है वो इंडिया में आएगी और इससे इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो है वो बिजनेसमैन को देती रहती है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर बिजनेसमैन को मिलता है तो वो इंसेंटिव भी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होता है। इफ एनी मैन्युफैक्चरर इज एक्सपोर्टिंग द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम, इन सच केसेस ही मे बी गिवन सर्टेन इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट एंड सच इंसेंटिव्स आर कॉल्ड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स and shall be considered to be income of the SSC under the head business profession, and in general there are two types of incentives। तो दो तरह के इंसेंटिव यहां पर बताए गए हैं और वो दोनों ही जो है आपके इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल होते हैं। पहला बताया गया ड्यूटी ड्रॉबैक। तो आपने देखा होगा जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो एक्सपोर्ट करते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं,
विद पेमेंट ऑफ जीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो जब आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, दोनों ही केसेस में आपने जो भी जीएसटी की पेमेंट की है उसका रिफंड आपको गवर्नमेंट से मिलता है। जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपने परचेज पर जो जीएसटी पे किया था उसका जो है रिफंड आपको गवर्नमेंट से मिलता है। और अगर आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो जो परचेज पर आपने जीएसटी पे किया वो आप पेमेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं, और इन दैट सिचुएशन जो आपने जीएसटी पे किया ऑन दी एक्सपोर्ट वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिलती है। और यह जो रिफंड्स है यह जो है आपका इनकम का पार्ट बन जाता है। जीएसटी पेड बाय द एसएससी ऑन इनपुट्स और अदर गुड्स विल बी रिफंडेड टू एसएससी एज एन इंसेंटिव and it will be called duty drawback drawing back the duty paid by the SSC। तो यहां पर ध्यान रखें, जब आपको गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव मिलता है तो वो भी आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। उसके बाद द एक्सपोर्टर्स आर इशूड स्पेशल लाइसेंस फॉर इंपोर्टिंग गुड्स। तो देखिए क्या होता है, जनरली कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो आप जल्दी से इंपोर्ट नहीं कर सकते। हर किसी व्यक्ति को उन गुड्स की इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं है। मान लीजिए मेरे को कोई जो है गुड्स जो है यूएसए से इंपोर्ट करनी है इन इंडिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इंपोर्ट कर सकता है। कुछ स्पेशल पर्संस को जो है वो परमिशन दी जाती है और वही व्यक्ति उस जो है वस्तु को, उस गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनके पास क्या होता है, इंपोर्ट लाइसेंस होता है। तो वो जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस ट्रेडेबल होता है। दैट मींस मान लीजिए मैं एक स्पेशल पर्सन हूं और मेरे पास एक पर्टिकुलर गुड्स को इंपोर्ट करने का लाइसेंस है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे में मैं अपना लाइसेंस उस व्यक्ति को बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं, और उस व्यक्ति को जब वह उस लाइसेंस को परचेज करता है तो उस लाइसेंस के बेस पर अब वो गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है। तो यह जो मैंने लाइसेंस की सेल की ये भी क्या है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगी। द एक्सपोर्टर्स आर इशूड स्पेशल लाइसेंस फॉर इंपोर्टिंग गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड सच लाइसेंस आर कॉल्ड इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस एंड एन एक्सपोर्टर इज अलाउड टू सेल इट इन द मार्केट। जो एक एक्सपोर्टर होता है वो इस लाइसेंस को मार्केट में बेच सकता है। एंड प्रॉफिट ऑन सच सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इस लाइसेंस को सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम होगी, वो आपकी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगी। उसके बाद यहां पर बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को if any person has received any amount in connection with termination or modification of term and conditions of any contract relating to the business, amount so received shall be considered to be income under the head business and profession। मतलब मान लीजिए मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरा बिजनेस है और कोई पर्टिकुलर गुड्स मैंने आपको सप्लाई करनी थी और मैंने वो गुड्स आपको सप्लाई की। मान लीजिए मैंने जो गुड्स सप्लाई करनी थी वो करनी थी 2 लाख रुपए की, लेकिन क्या हुआ, किसी रीजन से जो है गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है, और ऐसे में मैंने आपके साथ जो 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं क्या करता हूं उसको मॉडिफाई कर देता हूं और जो 2 लाख रुपए का प्राइस था उसको बढ़ाकर 2,10,000 रुपए कर दिया जाता है। तो अब जो 2,10,000 मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 2 लाख रुपए का, लेकिन मैंने आपसे रिसीव किए 2,10,000। तो ये जो डिफरेंस 10,000 रुपए मैंने आपसे रिसीव किए, ये ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपसे रिसीव किए, ये भी बिजनेस इनकम के तहत टैक्सेबल होंगे। कई बार आपने देखा होगा जनरली एक एस्केलेशन जो क्लोज होता है वो एग्रीमेंट्स के अंदर डाल दिया जाता है। दैट मींस अगर इन्फ्लेशन की वजह से अगर कॉस्टिंग बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की तो उसके लिए आपसे अलग से चार्ज किया जाएगा। तो वो जो एस्केलेशन जो क्लोज होता है जहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ाया जा सकता है, उसकी वजह से अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होती है तो वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है। If any person has received any amount in connection with termination or modification of terms and condition of any contract relating to his business,
अमाउंट सो रिसीव्ड शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए, उसके बाद यहां पर एक और केस बताया गया लास्ट, कि अगर आप स्टॉक इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर करते हैं, जब हमने कैपिटल गेन हेड को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था अगर आप किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और यहां पर हम इसका अपोजिट डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप किसी स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक ज्वेलरी थी और मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था, और बिजनेस के अंदर यह ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया, क्लोज कर दिया, और मेरे पास जो ज्वेलरी का स्टॉक था उसको मैंने अपनी कैपिटल एसेट्स, पर्सनल एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूं, अब वो मेरे पास एज ए कैपिटल एसेट मेरे जो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है वहां पर रखी हुई है, वहां पर घर के अंदर वो ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो अब यहां पर कहा गया कि जब यह स्टॉक कैपिटल एसेट में ट्रांसफर किया जाएगा तो उस डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको क्या है, बिजनेस इनकम माना जाएगा। वहां पर हमने देखा था जब कैपिटल एसेट से स्टॉक में लाया जाता है तो भी फेयर मार्केट वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट आता है, और यहां पर भी जो है अगर स्टॉक से कैपिटल मार्केट में जाएगा तो भी फेयर मार्केट वैल्यू का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्टेड एनी इन्वेंटरी और स्टॉक इन ट्रेड इनटू अ कैपिटल एसेट, इन सच cases business income shall be computed, and for this purpose fair market value of the inventory on the date of conversion shall be taken into consideration. For example, ABC Limited is engaged in the business of sale purchase of generators. तो जो ABC Limited जो है सेल परचेज ऑफ जनरेटर्स के बिजनेस में है, और बट कंपनी हैज यूज्ड वन जनरेटर इन हिज बिजनेस प्रीमाइजेस। कंपनी क्या करती है, एक जनरेटर को अपनी बिजनेस प्रीमाइज के लिए यूज करती है। तो ऐसे में क्या हुआ, स्टॉक को जो है कन्वर्ट कर दिया गया जो है फिक्स एसेट्स के अंदर, डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर, इन विच वाज परचेज्ड फॉर ₹10 लाख बट फेयर मार्केट वैल्यू वाज 11 लाख रुपीज। इन दिस केस देयर विल बी बिजनेस इनकम ऑफ ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपए जो है 10 लाख का आपका जो है स्टॉक इन ट्रेड था, उसमें से 10 लाख में से आप क्या करेंगे, 10 लाख रुपए जो है 10 लाख रुपए आप फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और 1 लाख रुपए का जो फेयर मार्केट वैल्यू जो ज्यादा है उसको आप बिजनेस इनकम में जो है प्रॉफिट मानेंगे। तो इन दिस केस बिजनेस इनकम विल बी 1 लाख रुपीज, एंड फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फुल वैल्यू शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन 11 लाख रुपीज। तो 11 लाख रुपीज की यहां पर क्या होगी, डेप्रिशिएबल जो है एसेट्स की वैल्यू होगी। तो यहां पर आप एक जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरेटर अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपीज से एज ए फिक्स एसेट्स टू जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी आपकी गुड्स है 10 लाख रुपीज, टू बिजनेस इनकम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीज से, और इस 11 लाख रुपीज पर आप क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई स्टॉक इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर किया जाता है तो एज ऑन डेट फेयर मार्केट वैल्यू हमें चेक करनी होती है, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है जितनी ज्यादा होगी आपकी वैल्यू से, जो आपके स्टॉक की वैल्यू है उससे, वो आपकी जो है इनकम अंडर द हेड बिजनेस इनकम जो है टैक्सेबल होगी। तो चलिए, ये तो थी कौन कौन सी इनकम जो है आपकी बिजनेस प्रोफेशन के तहत टैक्सेबल होगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसके लिए हमें बताते हैं सेक्शन 30 से लेकर 43D तक। सेक्शन 29 में यह बताया गया है कि आप जो है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 to 43D। तो बस आपको क्या करना है, इन सेक्शंस का ध्यान रखना है और इनके अकॉर्डिंग जो है आपका जो नेट प्रॉफिट आया है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम रीड करते हैं सेक्शन 30 जो बात करता है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी यहां पर बात बताई गई है सेक्शन
30 के अंदर क्या बात बताई गई कि इफ एनी एसएससी हैज एनी बिल्डिंग इन द यूज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द बिल्डिंग शैल बी अलाउड। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कहा गया है शैल बी अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सच एक्सपेंसेस मे बी रिपेयर एक्सपेंसेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग और एनी अदर एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब सेक्शन 30 ये कहता है अगर बिजनेस के अंदर कोई बिल्डिंग यूज की जा रही है और उस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए कोई पैसा खर्च किया गया है तो वो जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ सकती है। अगर उस बिल्डिंग के इंश्योरेंस के लिए कोई पैसा खर्च किया गया है तो वो जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ सकती है। अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उस बिल्डिंग के ऊपर तो वो जो डेप्रिसिएशन है जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ सकता है। ठीक है, अगर कोई रेंट पे किया गया है बिल्डिंग के लिए तो वो भी जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ सकता है। बस यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, नोट, ये वाला नोट आपको ध्यान रखना है, इफ द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द एसएससी इट इज नॉट अलाउड टू डेबिट रेंट ऑन नोशनल बेसिस। मतलब अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, अगर मिस्टर एक्स अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग किसी थर्ड पर्सन से, मिस्टर वाई से, मिस्टर जेड से रेंट पर लेते हैं और मिस्टर जेड को या मिस्टर वाई को रेंट देते हैं तो वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ सकता है। लेकिन मान लीजिए मिस्टर एक्स की खुद की बिल्डिंग है, क्या है, ओन बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग है, वो इसके अंदर बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हैं और क्या करते हैं, हर महीने एक 10,000 रुपए का जो रेंट है वो चार्ज करते हैं इस बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे में मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, अपने ही आप को जो है रेंट पे कर रहे हैं। मिस्टर एक्स की ही बिल्डिंग है और मिस्टर एक्स के ही बिजनेस से जो है रेंट दिया जा रहा है मिस्टर एक्स को। तो ये होता है नोशनल रेंट। एक्चुअल में कोई रेंट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सेम व्यक्ति यहां पर है जो बिजनेस भी कर रहा है और उसी की बिल्डिंग है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी ही बिल्डिंग के लिए अपने आप को ही रेंट दे रहा है तो ऐसे में वो नोशनल रेंट जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट का खर्चा देखते हैं तो आप एक बार जरूर पता करें कि वो रेंट का खर्चा दिया किसको गया है। अगर वो रेंट का खर्चा ओनर को ही दिया गया है तो वो आप क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। डिसअलाउ कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। और अगर वो रेंट का खर्चा किसी और व्यक्ति को दिया गया है जो ओनर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन जो है आप उसको अलाउ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपने रेंट का खर्चा देखा, जो बिल्डिंग के रिगार्डिंग खर्चा देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप उसमें चेक करेंगे कि कहीं कोई नोशनल रेंट की एंट्री तो नहीं कर दी गई है। और जब हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा भी था कि बिजनेस या प्रोफेशन हेड के अंदर अगर कोई बिल्डिंग यूज की जाती है तो वो जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, उसको डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं माना जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब एक तरफ गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट दे रही है कि जो बिल्डिंग आपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज की उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, तो इन दैट सिचुएशन आप जो है नोशनल रेंट बिजनेस के अंदर एज एन एक्सपेंस जो है क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 30 के अंदर बेसिकली आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि बिल्डिंग के सभी खर्चे आपको अलाउ किए जाएंगे, चाहे वो रेंट है, चाहे वो रिपेयर है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर कोई नोशनल रेंट दिया गया है, अपने आप को ही कोई रेंट दिया गया है, तो इन दैट सिचुएशन वो जो नोशनल रेंट है वो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर छोटा सा बनाया गया जिसमें क्या था, ग्रोस प्रॉफिट था मेरा मान लीजिए 10 लाख रुपए और उसमें मेरी रेंट की पेमेंट थी 1 लाख रुपीज और मान लीजिए मेरे अदर एक्सपेंस थे 1 लाख रुपीज, तो मेरा टोटल प्रॉफिट यहां पर आ गया 8 लाख का। जब मैंने चेक किया तो यह जो रेंट था यह नोशनल रेंट था, जो ओनर है उसने अपने आप को ही रेंट दिया था। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है इसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउ। कौन सा खर्चा जो है डिसअलाउ कर दिया गया, नोशनल रेंट का 1 लाख रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 9 लाख रुपीज। तो इस तरह बेसिकली आप जो है कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद
बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट नंबर आया प्लांट एंड मशीनरी का। तो सेक्शन 31 के अंदर बताया गया कि कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए अलाउ किए जाएंगे। एज पर सेक्शन 31, if any SSC has any plant and machinery, furniture or fixture in his business profession, SSC is allowed to debit all the expenses to profit and loss account, and such expenses may be like repair, insurance or rent etc. तो अगेन यहां पर डेप्रिसिएशन भी जो है वो आपको अलाउ किया जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग भी जो भी आपके एक्सपेंस है, चाहे वो रिपेयर का है, चाहे वो इंश्योरेंस का है, चाहे वो रेंट का है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। यहां पर भी बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई नोशनल रेंट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 20 लाख रुपए की, और मैंने क्या किया, वो 20 लाख रुपए की मशीनरी अपने ही बिजनेस को रेंट पर दे दी, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। तो नोशनल रेंट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बिल्डिंग के रिगार्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग जो है आपको साफ साफ बताया गया है कि सभी खर्चे आपको अलाउ किए जाएंगे सिवाय एक नोशनल रेंट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जब हमने ऑल अबाउट अकाउंटिंग मॉड्यूल को स्टडी किया था, तो वहां पर आपने देखा था जो फिक्स एसेट्स होती है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बेसिकली डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज किया जाता है जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आप देखते हैं कुछ समय के बाद उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। उसके कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो आपने उसको यूज किया उसकी वजह से जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है, इस वजह से उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वैल्यू कम हो जाती है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर यहां पर नहीं है जिसकी वजह से जो है फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो वो जो वैल्यू कम होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेंस अपनी बुक्स के अंदर बुक करते हैं इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनकम टैक्स के अंदर भी कहा गया है कि जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होती है तो आप उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन यहां पर बताया गया इनकम टैक्स के अंदर कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भले ही कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, आप कोई भी मेथड जो है वहां पर अडॉप्ट करें, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे वो WDV मेथड है, चाहे कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लेते हैं, लेकिन आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अपनी फिक्स एसेट्स पर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और जो आपका प्रॉफिट आया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आया 12 लाख रुपए एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा प्रॉफिट आया 12 लाख रुपए। अब जब मैंने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, मेरा डेप्रिसिएशन आया एज पर इनकम टैक्स 3 लाख रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 2 लाख रुपीज, और जो डेप्रिसिएशन यहां पर है एज पर इनकम टैक्स उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो मेरा प्रॉफिट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। तो यहां पर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आ गया 11 लाख रुपीज। 12 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए मैंने ऐड कर दिए और 3 लाख रुपए मैंने लेस कर दिए, मेरा प्रॉफिट आ गया 11 लाख रुपीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो बुक प्रॉफिट्स है उससे ज्यादा प्रॉफिट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाई देगा। यहां पर देखिए बुक्स में मेरा प्रॉफिट है 12 लाख रुपए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में मेरा प्रॉफिट है 11 लाख रुपए। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो इनकम टैक्स का प्रॉफिट होगा वो बुक्स प्रॉफिट से ज्यादा होगा, वो कम भी हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो भी डेप्रिसिएशन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चार्ज किया, कोई भी मेथड अडॉप्ट किया, कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट की, वो आप यहां पर एड बैक करेंगे, और
जो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो आप यहां पर लेस करेंगे और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अपनी जो है डेप्रिसिएशन रेट्स बताई गई हैं। क्या डेप्रिसिएशन रेट्स? दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात का ध्यान रखना आपको कि इनकम टैक्स के अंदर जो मेथड बताया गया वो मेथड बताएगा WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर मान लीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, मेरी फिक्स एसेट्स की वैल्यू थी 10 रुपए, पहले साल में मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 2 रुपए और मेरे फिक्स एसेट्स की वैल्यू रह जाती है 8 लाख रुपीज, 8 रुपीज। अगले साल मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 1.5, मेरी फिक्स एसेट्स की वैल्यू रह जाती है 6.5। तो ये होता है WDV, जहां पर जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, जो आपकी वैल्यू डाउन होकर आती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू जो है डाउन होती चली जाती है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए 10 रुपए की आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू है और उसको 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट करना है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसको जो है डिवाइड बाय 5 कर दिया जाता है। 10 रुपए को 5 से डिवाइड कर दिया जाता है और 2 रुपीज का डेप्रिसिएशन हर साल क्लेम किया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर 10 -2 8, नेक्स्ट ईयर -2 6, नेक्स्ट ईयर -2 4, नेक्स्ट ईयर -2 2 और नेक्स्ट ईयर -2। इस तरह 5 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नील। लेकिन WDV में आप देखेंगे जो वैल्यू निकल कर आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो अब मान लीजिए अगर आपने बुक्स के अंदर SLM मेथड यूज किया है और इनकम टैक्स बताता है WDV मेथड, तो इसलिए क्या होगा, आपका जो बुक्स में डेप्रिसिएशन है वो गलत हो जाता है एज पर इनकम टैक्स। अकाउंटिंग पर्पज से आपने सही किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हम तो WDV मेथड से ही आपको डेप्रिसिएशन देंगे। तो ऐसे में अब आपको क्या करना पड़ेगा, SLM बेसिस पर आपने जो डेप्रिसिएशन निकाला उसको एड बैक करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट से आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना होगा और जो WDV से जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा वो आपको लेस करना होगा, उस अमाउंट से आपको प्रॉफिट डिक्रीज करना होगा। तो ये एडजस्टमेंट यहां पर कुछ इस तरह से आप करेंगे। तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगी आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स को लेस करेंगे। अब बात आई डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू in case of power generating unit the SSC has option to compute depreciation either on the basis of WDV or on the basis of straight line method। एक पावर जनरेटिंग जो यूनिट होती है, जो पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, उनके केस में दोनों ऑप्शन दिए गए, रिटर्न डाउन वैल्यू का भी और स्ट्रेट लाइन मेथड का भी। लेकिन उनके अलावा और जो भी व्यक्ति बच जाते हैं जो बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हैं, उनके लिए WDV मेथड ही जो है एप्लीकेबल होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर बताई गई। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बताया गया, अगर बिल्डिंग है तो आप 5% का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है इंक्लूडिंग रोड्स ब्रिज तो आप 10% का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो आप 40% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बहुत बार आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो इजिली मूवेबल होता है, तो उस केस में आप जो है 40% उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर के केस में 10% का जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद इन जनरल ऑल एसेट्स आर प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर गिवन बिलो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है उसमें आप पहले देखें कौन सी बिल्डिंग के अंदर कवर होती है, कौन सी फर्नीचर एंड फिक्सचर के अंदर कवर होती है। उसके अलावा जितनी भी आपकी जो एसेट्स बच जाती है वो किसमें कवर होंगी, प्लांट एंड मशीनरी के तहत। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर के अलावा जो एसेट्स बच जाती है आप उनको प्लांट एंड मशीनरी के तहत कैटेगराइज करेंगे। चाहे वो आपका व्हीकल है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, कुछ भी है वो आप प्लांट एंड मशीनरी के तहत कैटेगराइज करेंगे। और यहां पर भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अलग अलग रेट्स बताई गई। अगर मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अदर देन मेंशन बिलो, तो डेप्रिसिएशन है 15%। अगर मोटर कार है डेप्रिसिएशन है 15%। अगर कंप्यूटर है इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेप्रिसिएशन है 40%। अगर बुक्स है डेप्रिसिएशन है 40%। अगर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है
तो डेप्रिसिएशन है 40%। इंटेंजिबल एसेट है, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस है, तो डेप्रिसिएशन है 25%। और अगर गुडविल है तो डेप्रिसिएशन है 25%। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो जनरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया वो दिया गया 15%। कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में बताया गया 40%, बुक्स के केस में बताया गया 40%। और जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स है जिनको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जो आपकी है ट्रेडमार्क, नो हाउ, पेटेंट्स, लाइसेंस, गुडविल, फ्रेंचाइजी, उन पर आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 25%। तो अब मान लीजिए आपने बुक्स के अंदर क्या किया, बिल्डिंग पर जो है आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आ गया ना, इसकी आपको क्या करनी होगी? एडजस्टमेंट करनी होगी। आप उस 10% को क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे, और इस 5% को क्या करेंगे? अलाउ करेंगे और प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जनरल प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं? इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बुक्स के अंदर आप यही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। जी हाँ, जनरल प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स ने बताए हैं, वही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वहां पर भी फॉलो किया जाता है, ताकि कोई डिफरेंस ना आए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनीज में जो है कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, और उसके अंदर अपनी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए गए हैं, उसके अंदर अपना मेथड बताया गया है। तो वो क्या होगा, जब आप किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो एज पर कंपनीज एक्ट आता है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप कंपनीज की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो एज पर डेप्रिसिएशन जो कंपनीज एक्ट है उसको आप डिसअलाउ करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, और एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन बनेगा उसको आप लेस करेंगे, प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसएससी कोई भी हो, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ही अलाउ किया जाएगा फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। बस फर्क इतना है कि आज की केस में जो है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही लिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिया गया है। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो डेप्रिसिएशन होता है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर किया है। तो ऐसे में जो है आपका डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, एज पर बुक्स डेप्रिसिएशन को आप डिसअलाउ करेंगे और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है डेप्रिसिएशन को अलाउ करेंगे, भले ही आप दोनों का डेप्रिसिएशन सेम हो। अब आपने यहां पर अगर एक बात का ध्यान दिया है, लैंड के लिए यहां पर कोई भी डेप्रिसिएशन रेट नहीं दी गई है, तो ध्यान रखें, इन केस ऑफ लैंड कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। इन जनरल प्रैक्टिस ये माना जाता है कि लैंड कभी डेप्रिशिएटेड होती ही नहीं है, लैंड की वैल्यू कभी कम होती ही नहीं है, तो इसलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है आप चार्ज नहीं करेंगे, ना ही कभी अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे और ना ही कभी इनकम टैक्स के अंदर देखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी एसएससी हो, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। लैंड हमारी जो पार्ट होगी वो फिक्स एसेट्स का ही पार्ट होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं होगी। अगर लैंड के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है बुक्स के अंदर, तो वो आपका डिसअलाउ किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। चलिए, डेप्रिसिएशन की इतनी बात हमें समझ में आती है। अब यहां पर एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन के अंदर जो इनकम टैक्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है उसका मेथड थोड़ा सा अलग है। उससे पहले एक और स्पेशल बात जो आती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि हम यह देखेंगे कि वो जो एसेट है वो कब पुट टू यूज की गई, दैट मीन्स उसको कब यूज में लाया गया। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी 1 जुलाई 2019 को और आपने उसको पुट टू यूज किया 8 मार्च 2020 को, तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स यह जो डेट है यह डेप्रिसिएशन के लिए मानी जाएगी।
जिस दिन से जो एसेट है वो पुट टू यूज की जाती है, उस दिन से जो है वो एसेट जो है डेप्रिशिएबल मानी जाती है अंडर इनकम टैक्स। 1 जुलाई को आपने भले ही परचेज की है एसेट को, लेकिन आपने 1 जुलाई को परचेज किया, उसको एक जगह पर रख दिया, उसको यूज में नहीं लाया गया, उसके अंदर जो भी कुछ है इंस्टॉलेशन होनी थी या कुछ और होना था वो आपने जाके कराई 8 मार्च को। तो एक पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट होता है। तो पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। अगर 180 दिन 180 डेज या उससे ज्यादा दिन के लिए पुट टू यूज है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया जाएगा। वन 180 डेज और मोर तो क्या होगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हमने रेट्स देखी थी 5%, 10%, 15%, 40%, तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है तो ऐसे में आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एसेट पर 10% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, आपको 5% का ही डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, इनकम टैक्स के अंदर कोई डे वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी एसेट की वैल्यू है 80 लाख रुपीज और 10% का डेप्रिसिएशन है और वो जो है 180 डेज से ज्यादा दिन के लिए पुट टू यूज रही, तो ऐसे में आप सीधा 80 लाख रुपीज पर 10% का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 8 लाख रुपीज और जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। यहां पर डे वाइज कैलकुलेशन नहीं होगी। इफ एनी पर्टिकुलर एसेट इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई जो एसेट है वो साल के दौरान खरीदी गई एंड इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और 180 दिन से कम समय के लिए जो है पुट टू यूज जो है यूज में लाई गई ड्यूरिंग द ईयर, इन दैट केस डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट। जो नॉर्मल रेट है उसकी हाफ रेट आपको अलाउ की जाएगी। इफ इट इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज नॉट एट ऑल पुट टू यूज, डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड। अब मान लीजिए मैंने 1 जुलाई 2019 को खरीदा और मैंने इसको जो है यूज में लाया, मैं इसको मान लीजिए 28 अप्रैल 2020 को, तो आप देखेंगे 31 मार्च 2020 को जब मेरी बुक्स क्लोज हुई तो यहां पर ये पुट टू यूज थी ही नहीं, यूज में ला ही नहीं गई, तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि सिर्फ परचेज करने से डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के तहत अलाउ नहीं किया जाता है। आपको क्या करना होगा, उस एसेट को यूज में लाना होगा। But in the subsequent year, wherever the asset is put to use, full depreciation shall be allowed irrespective of the period of use. तो यहां पर एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक एग्जांपल के जरिए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। तो यहां पर हम पहला केस लेते हैं। हमारा पहला केस जो है फिक्स एसेट्स परचेज की गई, मान लीजिए 1 जुलाई 2019 को, और उसको पुट टू यूज लाया गया, पुट टू यूज 1 अगस्त 2019 को। तो ऐसे में आप देखेंगे यहां पर जो पुट टू यूज है मोर देन 180 डेज है। तो ऐसे में डेप्रिसिएशन, मान लीजिए डेप्रिसिएशन इस एसेट्स पर है 15%, तो आपको कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, 15% आप फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब मान लीजिए यही एसेट आपने यूज की 1 मार्च 2020 को, जो पुट टू यूज है वो 1 मार्च 2020 की डेट है, तो यहां पर हमारा जो है लेस देन 180 डेज जो है पुट टू यूज है, तो ऐसे में हमें डेप्रिसिएशन अलाउ होगा 7.5%। अब मान लीजिए यही एसेट जो है वो एसेट पुट टू यूज लाई गई 30 अप्रैल 2020 को, तो ऐसे में इस साल में हमें कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसेट्स भले ही यहां पर खरीदी गई है, उसको पुट टू यूज लाया गया है आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यहां पर जो है इस साल में मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 15%, क्योंकि पुट टू यूज कितना है, मोर देन 180 डेज।
क्यों यहां से मैंने इसको यहां तक यूज किया है, तो पुट टू यूज मेरा जो है 180 डेज से ज्यादा है, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 15%। अब मान लीजिए यही एसेट मैंने यूज में डाली 1 मार्च 2021 को, यहां पर मैंने ना यहां पर यूज किया, ना मैंने यहां पर यूज किया, ना मैंने यहां पर यूज किया, मैंने सीधा 1 मार्च 2021 को यूज किया। तो अब ऐसी सिचुएशन में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो कहा गया कि यहां पर भले ही लेस देन 180 डेज है, लेकिन डेप्रिसिएशन आपको फुल अलाउ किया जाएगा। डेप्रिसिएशन हाफ रेट आपको सिर्फ उसी साल में चेक करना है। अगर जिस साल में खरीदी है उसी साल में पुट टू यूज है, और जो पुट टू यूज है वो लेस देन 180 डेज है, तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर एसेट खरीदी गई है किसी साल में और पुट टू यूज है उससे अगले साल में, तो आपको जो है यह कंडीशन चेक नहीं करनी है कि वो 180 डेज से ज्यादा है या 180 डेज से कम है, आपको पूरा का पूरा जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। अब मान लीजिए इस साल में भी अगर इसको पुट टू यूज ना किया गया होता, तो ऐसे में मान लीजिए यहां पर इसको 1 अप्रैल 2021 को जो है पुट टू यूज में लाया गया होता, तो डेप्रिसिएशन आपको किस साल में मिलता, जिस साल में उसको यूज में लाया गया है। तो आपको ना इस साल में डेप्रिसिएशन मिलता, ना इस साल में डेप्रिसिएशन मिलता, इस साल में आपको डेप्रिसिएशन मिलता कितना, 15% फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पर आपको चेक नहीं करना है कि 180 डेज से ज्यादा है या 180 डेज से कम है। तो 180 डेज की कंडीशन बताई गई, इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच यू आर एक्वायरिंग द एसेट, परचेज द एसेट। तो फुल रेट but in the subsequent year wherever the asset is put to use, full depreciation shall be allowed irrespective of period of use। तो सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आप जो है एसेट को पुट टू यूज में लेकर आते हैं, तो ऐसे में जो है उस साल में आप जो है 180 डेज की कंडीशन चेक नहीं करेंगे। यहां पर एक एग्जांपल बताया गया, एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो चलिए यहां पर एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा गया, एग्जांपल से पहले यहां पर एक बात को और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे और क्लियरिटी यहां पर आ जाती है। पुट टू यूज का मतलब डू नॉट मीन पुटिंग द एसेट टू एक्चुअल यूज। पुट टू यूज का मतलब यह नहीं है कि वो एसेट्स एक्चुअल यूज में कब लाई गई। पुट टू यूज का मतलब यह है कि इट मींस मेकिंग एन एसेट रेडी फॉर यूज, कि वो एसेट अब रेडी टू यूज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको एक्चुअल यूज में कब लाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी 1 जुलाई को, और आपने क्या किया, 1 अक्टूबर को उसको रेडी कर दिया, अब आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने एक्चुअल में जो यूज किया वो 1 मार्च से स्टार्ट किया, तो आपको पुट टू यूज के लिए जो डेज जो कैलकुलेट करने हैं वो फ्रॉम द 1 अक्टूबर से वो जो है कैलकुलेट करने हैं, जिस दिन वो रेडी टू यूज हो गई थी। एक्चुअल यूज तो आप मान लो साल भर यूज ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। पुट टू यूज का मतलब है कि जिस दिन वो यूज करने के लिए रेडी थी वो एसेट, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद यह एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज परचेज्ड 1 प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जुलाई 19 फॉर 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपए की जो है मशीन खरीदी 1 जुलाई 2019 को, और यह इंस्टॉल कर दी गई 1 अक्टूबर 2019 को, और इट वाज ब्रॉट इनटू यूज, एक्चुअल यूज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2020। तो 1 जुलाई को खरीदी और 1 अक्टूबर को वह रेडी टू यूज कर दी गई, और आपने एक्चुअल यूज किया 1 मार्च 2020 को। तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे पुट टू यूज के लिए जो 180 डेज की कंडीशन है वो आप 1 अक्टूबर से चेक करेंगे। अब 1 अक्टूबर से लेकर आप चेक करेंगे 31 मार्च 2020 तक, तो आप देखेंगे यहां पर 180 डेज से ज्यादा जो है, मोर देन 180 डेज से ज्यादा जो है यह एसेट्स यूज में लाई गई। तो यहां पर क्या है, 15% जो है फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है अलाउ किया जाएगा। तो 30 लाख इंटू 15%, 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन जो है वो आपको एज ए एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। अगर मान लीजिए यही एसेट जो है पुट टू यूज में लाई गई होती 10 अक्टूबर 2019 को, यहां पर इंस्टॉल की गई थी 1 अक्टूबर को, अगर यही एसेट इंस्टॉल की गई होती 10 अक्टूबर 2019 को, तो यहां पर यह जो 180 डेज है
यह लेस देन 180 डेज हो जाते और यहां पर जो है आपको 7.5% का डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता, जो आपका बनता 2,25,000 रुपए। तो इफ द एसेट वाज नॉट एट ऑल इंस्टॉल्ड इन द ईयर 1920, मान लो 1920 में उसको इंस्टॉल ही नहीं किया गया, तो 1920 के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन का खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए। डेप्रिसिएशन अलाउड इन 1920 शैल बी नील इफ द एसेट वाज इंस्टॉल्ड ऑन 31 मार्च 2021। अगेन मैंने आपको बताया था अगले साल चाहे वो किसी भी दिन पुट टू यूज में लाई जाए, उस पर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा। अगर वो इंस्टॉल की जाती 31 मार्च 2021 को, डेप्रिसिएशन अलाउड इन 1920 शैल बी नील बट द डेप्रिसिएशन अलाउड इन द ईयर 2021 शैल बी 4,50,000 रुपीज, दैट मींस एट द रेट ऑफ फुल डेप्रिसिएशन रेट। तो इस तरह बेसिकली आपको यह कॉन्सेप्ट जो है पुट टू यूज का ध्यान रखना है। जब आप देखेंगे ड्यूरिंग द ऑडिट, आप देखेंगे कि जनरली क्या होता है, जो एसेट्स 180 दिन से ज्यादा जो है पुट टू यूज में लाई गई उनको अलग रखा जाता है, और जो एसेट्स लेस देन 180 डेज जो है पुट टू यूज में लाई गई उनको अलग कैटेगराइज किया जाता है, सो दैट कि उन पर अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए। जो 180 दिन या उससे ज्यादा दिन के लिए पुट टू यूज में थी उन पर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, और जो लेस देन 180 डेज के लिए थी उन पर जो है हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, मान लीजिए एक एसेट पर जब एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया, तो इन सब्सिक्वेंट ईयर क्या उस पर कोई हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि यह सिर्फ आपको उसी साल में देखना है जिस साल में आप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद जब है वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो है आपको ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट पर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो आप जो है इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन को लेकर बहुत ही जो है कम जो है परेशान रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक है क्या? बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या किया गया, जितनी भी आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी गई, जितनी भी आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी गई, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर देखा था डेप्रिसिएशन रेट आपकी बताई गई 5%, 10%, 15%, 40%। तो क्या किया गया, इनकम टैक्स ने कहा कि आप जो भी एसेट्स आती है आप उनको रेट के अकॉर्डिंग जो है उनका एक ब्लॉक बना दीजिए। मतलब एक ब्लॉक बना दीजिए आप 5% का, एक ब्लॉक बना दीजिए आप 10% का, एक ब्लॉक बना दीजिए आप 15% का, एक ब्लॉक बना दीजिए आप 40% का। और जो एसेट 5% की है उसको 5% के ब्लॉक में डाल दीजिए, जो एसेट 10% की है उसको 10% के ब्लॉक में डाल दीजिए, और जो एसेट 15% की ब्लॉक की है वो 15% के ब्लॉक में डाल दीजिए, और जो एसेट 40% के ब्लॉक की है उसको 40% ब्लॉक में डाल दीजिए। उससे होगा क्या कि आपको इंडिविजुअली एसेट्स जो है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। Under section 32, depreciation under income tax is allowed on the basis of written down method. It is not computed on the basis of individual asset, rather on the basis of a group of asset that is called block of asset. अब मान लीजिए 15% के अंदर मेरा जो कार है वो भी 15% में आती है, मेरी कोई मशीनरी है वो भी 15% में आती है, या फिर उसके अलावा और कोई एसेट है जो वो भी 15% में आती है, तो मैं क्या करूंगा 15% का एक ब्लॉक बना दूंगा, और जो भी मेरी एसेट्स है उन 15% ब्लॉक के अंदर जो मैं है उसको मेंशन करूंगा। Which means a group of similar type of assets having same rate of depreciation and shall be computed in the manner given below. तो मैनर बताया गया किस तरह उसको आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट ईयर। मान लीजिए मैं प्रीवियस ईयर 1920, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ओपनिंग बैलेंस जो है मेंशन करूंगा। 5% का ब्लॉक, 10% का ब्लॉक, 15% का ब्लॉक, और मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे 5% की जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 1 लाख, 10% वाले ब्लॉक की वैल्यू है 50,000, 15% वाले ब्लॉक की है 10,000 रुपए ओपनिंग वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा,
इसमें ऐड करूंगा अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट परचेज की है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने अगर कोई एसेट परचेज की है, मान लीजिए मैंने यहां पर परचेज की 5 लाख रुपए की एसेट, यहां पर परचेज किया 1 लाख रुपए की एसेट, और यहां पर परचेज किया मैंने 2 लाख रुपए की एसेट, और यहां पर मैं लेस करूंगा सेल ड्यूरिंग द ईयर। कोई फिक्स एसेट्स मान लीजिए मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दी है, या फिर वो जो है मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है, या फिर स्क्रैप के तहत जो है उसको सेल कर दिया है। मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर मैंने यहां पर 50,000 रुपए की सेल की, यहां पर 10,000 रुपए की सेल की, और यहां पर कोई भी सेल मैंने नहीं की। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी आ जाएगी क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीशिएशन। तो यहां पर मैंने देखा मेरी वैल्यू आ गई 5,50,000 रुपए, यहां पर मेरी वैल्यू आ जाती है 1,40,000 रुपए, और यहां पर मेरी वैल्यू आ जाती है 2,10,000 रुपए। अब मुझे क्या करना है, इन पर सीधा जो है 5% का, 10% का, 15% का जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो मुझे अप्लाई करना है। यहां पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 005 27,500 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन आ जाता है, यहां पर मेरा 14,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाता है, यहां पर जो है मेरा 31,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो इस तरह बेसिकली मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। तो बेसिकली आपको इंडिविजुअल एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, आपको एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसका एक ब्लॉक बनाना है, और उस रेट की जो सिमिलर एसेट्स है वो उसी ब्लॉक के अंदर जो है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, ये जो मैंने परचेज की ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने परचेज की 5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, इन पर मुझे चेक करना होगा कि क्या वो लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज थी, या फिर वो मोर देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज थी। तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा, यहां पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा उसमें ध्यान रखना होगा, अगर वो 180 डेज से कम दिन के लिए पुट टू यूज थी तो मुझे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ करना होगा पर्टिकुलर उस एसेट पर जो 180 डेज से कम के लिए जो है पुट टू यूज में लाई गई। तो यहां पर जो है बेसिकली आपको बताया गया किस तरह से आप जो है ब्लॉक के तहत जो है अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल। उसके बाद आप ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर उसको परचेज किया, फिर आप क्या करेंगे, लेस करेंगे सेल वैल्यू, जो आपने सेल की वो वैल्यू आप माइनस कर देंगे, एंड अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है वो आप लेस कर देंगे, इन केस ऑफ फायर और थेफ्ट एक्सेट्रा। और अगर आपने स्क्रैप में कोई सेल किया तो स्क्रैप वैल्यू इन केस ऑफ डिस्कार्डेड एसेट, तो वो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अप्लाई डेप्रिसिएशन ऑन द बैलेंस अमाउंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो लास्ट डे के दिन जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इफ एनी एसेट वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट, एंड फॉर दिस पर्पस इट्स एक्चुअल कॉस्ट शैल बी सेपरेट फ्रॉम द टोटल रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो आपकी ब्लॉक की वैल्यू आई है उसमें से वो वैल्यू पर आप अलग कैलकुलेट करेंगे जिस पर हाफ रेट अप्लाई करना है, और उस बैलेंस वैल्यू पर आप जो है फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। And if total written down value is less than the actual cost, depreciation shall be applied on the written down value of the block at half of the normal rate. उसके बाद बताया गया, if there is a negative balance at the end of the year, अगर मान लीजिए साल के लास्ट में नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, मेरी जो सेल वैल्यू है वो ब्लॉक की WDV से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा एज पर सेक्शन 50, एंड नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन दैट ईयर। जब हमने देखा था कैपिटल गेन के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट की बात आई थी, तो हमने कहा था कि हम इसको इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन के तहत डिस्कस करेंगे। If there is no asset at the end of the year but still there is some balance, it will be considered to be short term capital loss as per section 50 and no depreciation shall be allowed. तो यहां पर 2-3 बातें हैं जो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के जरिए। तो चलिए पहले तो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि मेन बात आपको ध्यान रखनी है, 180 डेज की कंडीशन चेक करेंगे जिस साल में एसेट परचेज करते हैं उस साल में।
दूसरा आप चेक करेंगे कि अगर जो है ब्लॉक की वैल्यू जो है नील हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। ध्यान रखें, डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में हमेशा जो होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होगा। तीसरी बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए एक ब्लॉक था 15% का, और क्या हुआ, ब्लॉक के अंदर कुछ एसेट्स परचेज की गई थी, डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया था, और क्या हुआ, साल के दौरान वो पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर जितनी एसेट्स थी वो बेच दी गई, और बेचने से पहले जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी थी वो 2 लाख रुपए थी, और वो सारी एसेट्स बेच दी गई और बेची गई 50,000 रुपए की। तो मैं देखता हूं ब्लॉक के अंदर मेरी वैल्यू आ जाती है 1,50,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में कोई एसेट्स मेरे पास है ही नहीं। तो ऐसे में कहा गया, जब भी कभी ऐसा केस होगा जब आपके पास कोई एसेट्स नहीं है उस ब्लॉक के अंदर, और उस ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो वैल्यू क्या मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा, और डेप्रिसिएशन उस केस में आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर उस ब्लॉक के अंदर मेरे पास एक एसेट्स भी है एक्चुअल में, तो वो जो ब्लॉक की वैल्यू है उस पर क्या चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ उसी सिचुएशन में होगा जब आपकी उस ब्लॉक के अंदर सारी की सारी एसेट्स जो है वो सेल कर दी जाती है, डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो एग्जांपल हम यहां पर लेकर चलते हैं। एक एग्जांपल यहां पर है कि एबीसी 3 प्लांट एंड मशीनरी है जिनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 70 लाख रुपए 1 अप्रैल 2019 को। उसके बाद एक और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई डी, परचेज की गई 5 मई 2019 को, और 5 मई 2019 को ही पुट टू यूज में ला दी गई। यहां पर जो है 20 लाख रुपए की क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, ए जो प्लांट है वो हमने सेल कर दिया। कितने रुपए का सेल किया, 18 लाख रुपीज का। तो अब हम यहां पर देखेंगे हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाती है बिफोर डेप्रिसिएशन 72 लाख रुपीज। तो ऐसे में हम क्या चेक करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना, 15%। लेकिन इस 72 लाख में से हम एक बार चेक करेंगे क्या कोई एसेट्स ऐसी तो नहीं है जो लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज में लाई गई हो। यहां पर हमने देखा जो एसेट्स खरीदी थी वो 5 मई 2019 को पुट टू यूज में लाई गई, दैट मींस मोर देन 180 डेज के लिए यहां पर जो है पुट टू यूज में लाई गई। तो यहां पर क्या होगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब 72 लाख रुपए में कोई भी एसेट ऐसी नहीं है जिस पर जो है हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जाए। तो इस पर मैं क्या करूंगा, 72 लाख रुपए पर 15% जो है डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10,80,000 का, और मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बच जाएगी 61,20,000 रुपए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सर ये जो प्लांट ए की सेल की गई इसका क्या होगा। तो सर आप इस सेल को ऑलरेडी ब्लॉक की वैल्यू से कम कर चुके हैं, इस पर आपको अलग से कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही कैपिटल गेन हेड में इस पर कोई टैक्स निकाला जाएगा, क्योंकि वहां पर साफ साफ कहा गया था कि डेप्रिशिएबल एसेट पर जो टैक्स जो भी कैपिटल गेन आएगा वो आपका इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर आपको बताया जाएगा। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिटल गेन तभी अराइज होगा जब ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल प्लांट एंड मशीनरी की सेल करते हैं तो उस पर जो है प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाला जाता, आप उसको सीधा ब्लॉक की वैल्यू से कम कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो प्लांट ए की सेल की गई 18 लाख रुपए की, बस आप उसको क्या करेंगे, ब्लॉक की वैल्यू से कम कर देंगे। यहां पर आप इंडिविजुअल जो है ए बी सी जो है अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पर ए बी सी डी तीनों ही 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिशिएबल होने वाली एसेट है, तो उनको एक ब्लॉक के अंदर रखा गया, 15% वाले ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह जो है आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगली सिचुएशन हम देखते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू है प्लांट एबीसी की 1 अप्रैल 2019 को 70 लाख रुपए। नई मशीनरी खरीदी गई प्लांट डी 5 मई 2019 को 20 लाख रुपए की, लेकिन पुट टू यूज में लाई गई 1 दिसंबर 2019 को। तो यहां पर आप देखेंगे लेस देन 180 डेज के लिए जो है यह पुट टू यूज में लाई गई। तो इस पर क्या होगा, इस पर जो है 7.5% जो है हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। उसके बाद जो है प्लांट ए की सेल की गई, प्लांट ए की सेल हम यहां पर देख पा रहे हैं जो है 18 लाख रुपीज की। तो अब यहां पर हमारी क्लोजिंग वैल्यू आ जाती है वही अगेन 72 लाख रुपीज।
70 लाख रुपए में 20 लाख रुपए की एडिशन की गई, 18 लाख रुपए की सेल की गई, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 72 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे, इस 72 लाख रुपए को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा 20 लाख और एक हमारा होगा 52 लाख, जो बैलेंस बच जाता है। इस 20 लाख पर हम 7.5% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और इस 52 लाख रुपए पर हम 15% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो आप दोनों का मिलाकर जो डेप्रिसिएशन आएगा 9,30,000 रुपए, वो हम यहां पर लेस करेंगे और हमारी क्लोजिंग WDV आ जाती है 62,70,000 रुपए। तो इस तरह जो है आप जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपको ध्यान है जब हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था तो हमने टोटल इनकम को क्या किया था, एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स और एक स्लैब रेट ऑफ टैक्स। तो उसी तरह बस आपको क्या करना है, यहां पर जो क्लोजिंग WDV आएगी उस पर एक आपको ये करना है हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एक फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए उसके बाद तीसरी सिचुएशन में बताया गया कि 3 प्लांट एंड मशीनरी है ABC, 1 अप्रैल 2019 को वैल्यू है 70 लाख रुपए। 5 मई 2019 को एक और प्लांट डी खरीदा गया जिसको पुट टू यूज में लाया गया 1 दिसंबर 2019 को। तो अगेन यहां पर लेस देन 180 डेज है, तो क्या होगा 7.5% से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। प्लांट जो है ए की सेल कर दी गई 75 लाख रुपए की, तो प्लांट ए की सेल की गई 75 लाख रुपए की, तो यहां पर हम देखेंगे 70 प्लस 20 90 लाख रुपए माइनस 75 लाख रुपए, तो कितनी आ जाती है हमारी क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए पर हमें क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, एक हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम यहां पर देखते हैं कि यह जो 15 लाख रुपए की WDV है, इसमें से तो हमारी हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली एसेट्स की भी वैल्यू पूरी नहीं हो पाती। तो हम क्या करेंगे, 15 के 15 लाख रुपए पर 7.5% जो है हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और जो है फुल रेट वाले के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बचती है। तो यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है 112,500 और वो हम यहां पर लेस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग WDV आ जाती है 13,87,500 रुपीज। तो इस तरह जब आपकी जो एसेट्स की सेल वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से आपकी जो है क्लोजिंग WDV जो बचती है उसके अंदर जो है हाफ रेट ऑफ एसेट्स वाली वैल्यू है उसको भी कम कर दिया जाता है, तो आप कम की गई वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 20 लाख की खरीदी है तो 20 लाख पर ही 7.5% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आपको चेक करना है कि आपकी क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन कितनी आती है। उसके बाद सिचुएशन 4 जहां पर बात की गई रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट ABC ऑन 1/4/2019 70 लाख रुपए, और उसके बाद क्या कर दिया गया, सेल प्लांट ए की सेल कर दी गई और कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं की गई, और ये जो सेल की गई ये की गई 75 लाख रुपीस की। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है 5 लाख रुपीस की। 70 लाख रुपए की WDV थी, 75 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी बेची गई, तो हमारी जो है 5 लाख रुपीस की नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर क्या होगा, जब वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि सर यहां पर 3 प्लांट एंड मशीनरी थी A, B और C, लेकिन बेचा गया सिर्फ प्लांट A को, हमारे पास प्लांट B और प्लांट C तो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो वो भले ही आपके एग्जिस्टेंस में रहे लेकिन इनकम टैक्स ये मानता है कि अब आपकी इस ब्लॉक की वैल्यू नील हो गई है और ये जो 5 लाख रुपए है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो उस केस में भले ही वो प्लांट एंड मशीनरी आपके बिजनेस के अंदर यूज होती रहे लेकिन जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो जो है उनकी वैल्यू नील हो चुकी है। सिचुएशन 5 रिटन डाउन वैल्यू है प्लांट ABC की 1 अप्रैल 2019 को 70 लाख रुपए, और क्या किया जाता है, सेल कर दी जाती है ABC, तीनों ही प्लांट एंड मशीनरी की सेल कर दी जाती है 20 लाख रुपए में। तो यहां पर हमारे पास 50 लाख रुपए की क्लोजिंग WDV बच जाती है। लेकिन हम चेक करते हैं कि तीनों की तीनों प्लांट एंड मशीनरी बेच दी गई, अब बिजनेस के अंदर कोई प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं उस ब्लॉक के अंदर। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, अब आपको इस 50 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा और जो है ये जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। तो दो बातें निकल कर आती हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी नहीं है आपके पास जो एसेट्स है वो एग्जिस्टेंस में हो। या हमने यहां पर देखा जो हमारी
यहां पर सिचुएशन थी, सिचुएशन ए। सिचुएशन ए में अगर आप देखेंगे, यहां पर हमने सेल कर दी थी प्लांट ए की, प्लांट ए की हमने सेल कर दी 18 लाख रुपीस की, और 18 लाख रुपीस की सेल वैल्यू को यहां पर कम कर दिया गया। लेकिन हो सकता है मेरी जो प्लांट ए की कॉस्ट थी वो 25 लाख रुपए थी और मैंने सेल की 18 लाख रुपए की, तो मेरी 7 लाख रुपीस की वैल्यू यहां पर जो है इस वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो। लेकिन सेल मैं कर चुका हूं प्लांट ए की, एक्चुअल में मेरे पास प्लांट ए है ही नहीं, तो भले ही आपके पास एसेट्स ना हो आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन जब सारी की सारी एसेट्स जो है आपकी सेल कर दी जाती है, जब सारी की सारी एसेट्स सेल कर दी जाती है, ब्लॉक के अंदर कोई भी एसेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इन दैट सिचुएशन आपको ध्यान रखना है कि तब आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, तब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अंदर वो जो है टैक्स करना होगा। हाँ, अगर आप एक एसेट सेल करते हैं, 2 एसेट सेल करते हैं, 3 एसेट सेल करते हैं, लेकिन ब्लॉक के अंदर कोई भी एक एसेट बची हुई है, तो आप डेप्रिसिएशन ऐसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये बेसिकली तरीका है इनकम टैक्स के अंदर जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। और आपको क्या करना है, एज पर बुक्स जो डेप्रिसिएशन है उसको डिसअलाउ करना है, और एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन है उसको अलाउ करना है। अब एक और सवाल आता है कि सर क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है? यस, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी साल आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें, किसी साल आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, किसी साल आपका प्रॉफिट कम है तो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। आपको डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना होगा। एज पर सेक्शन 32 सेट ऑफ डेप्रिसिएशन और लॉस इज कंपल्सरी एंड नॉट वॉलंटरी। इफ डेप्रिसिएशन और लॉस कैन बी एडजस्टेड, इट हैज टू बी एडजस्टेड। तो ध्यान रखें, डेप्रिसिएशन अगर एडजस्ट होता है तो एडजस्ट करेंगे, और अगर आपके पास लॉस है तो डेप्रिसिएशन जो है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मान लीजिए इस साल में आपका प्रॉफिट आता है 5 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन आता है 7 लाख रुपए, तो आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा वो अप टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ही अलाउ किया जाएगा, दैट इज 5 लाख रुपीज। और जो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन बच जाता है वो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे एज ए अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो आई होप डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है समझने में, लेकिन कोशिश करें समझने की, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो इजीली समझ सकते हैं।